हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट सब में। आज हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के सुधार कार्यों की। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, या तो आप करंट सब वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी नोट्स मिल जाएगी। लॉर्ड कैनिंग के सुधार कार्य। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। मतलब भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही थे, और अंतिम गवर्नर जनरल, जो कि गवर्नर जनरल पद समाप्त करके वायसराय पद का निर्माण किया गया, तो ये लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विरोध था। मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुई थी। 1857 की क्रांति के ऊपर मैं वीडियो एक बनाऊंगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो 1857 क्रांति की होगी, वहाँ से आप इसके बारे में डिटेल ले लीजिएगा। जब 1857 की क्रांति भारत का मतलब कि भारत को आज़ाद करने के लिए पहला विद्रोह था। इसके पहले बहुत विद्रोह हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति था। इसमें बहुत लोगों को फांसी भी दे दी गई। मतलब कि एक तरह से अंग्रेज़ों के विरोध में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था ये। इसके बारे में हम डिटेल बाद बात करेंगे। इसी के फलस्वरूप 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी तथा भारत सरकार का उत्तरदायित्व सम्राट ने अपने हाथों में ले लिया था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो इसी यही थे, तथा सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। जो ये वायसराय थे ये सम्राट के अधीन हुआ करते थे, ये पद बनाया गया था। कैनिंग के शासनकाल में निम्नलिखित प्रमुख सुधार लागू किए गए थे। 1859 में बंगाल किराया अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें वे किसान जो पिछले 12 वर्षों से लगातार किराए की भूमि पर खेती कर रहे हों या लगातार 20 वर्षों से समान किराए पर खेती कर रहे हों को भूमि का अधिकारी समझा गया। मतलब कि वो भूमि उनको दे दी गई जो 20 साल से उस पर काम कर रहे थे। 1861 में प्रसिद्ध भारतीय काउंसिल अधिनियम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्वीकृत किया गया था। इसका सन भी पूछा जाएगा 1861 ईस्वी, जिसके अनुसार प्रेजिडेंसिया में विधानमंडलों को स्थापित किए जाने वायसराय की प्रबंधकारिणी काउंसिल में वैधानिक कार्यों के लिए अधिक सदस्यों के लिए जाने का उपबंध किया गया। 1861 में एक कानून स्वीकृत हुआ, जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा अंग्रेजी कंपनी की अदालतों के स्थान पर अधिकृत हाई कोर्ट स्थापित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड का एक महान अर्थशास्त्री जिसका नाम जॉन विल्सन था, अपने सहयोगी सैमुअल लैंग, मतलब उसके साथ जो आया था सैमुअल लैंग था, के साथ 1859 में भारत आया था, जिसे आर्थिक पुनर्व्यवस्था का कार्य सौंपा गया। उसके निम्नलिखित 3 करों का सुझाव दिया था: आयकर, व्यापार तथा पेशे पर लाइसेंस कर। मतलब कि आयकर दिया, मतलब 3 कर बताए, जिसमें आयकर, व्यापार कर तथा पेशे पर लाइसेंस कर। घरेलू तंबाकू पर चुंगी उसने नागरिक और सैनिक व्यय में कटौती का प्रस्ताव किया। विद्रोह से शिक्षा लेते हुए फौज में सुधार किए गए। वह भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों के मध्य एक निश्चित अनुपात के लिए नियम बनाए गए। 1861 में आगरा, अवध के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों, पंजाब व राजपूताना के अनेक भागों में अकाल पड़ा, जिससे कुल जनसंख्या का 10% भाग मृत्यु के मुंह में चला गया। मतलब कि जितनी जनसंख्या थी उस, मतलब मान लीजिए 100 जनसंख्या थी तो 100 में से 10 लोग मर गए।
अकाल की वजह से। इस समय सरकार ने उदारता से काम लिया तथा हर संभव सहायता की। मतलब सरकार ने इसमें सबकी मदद की जिन से हो सकता था। 1859-60 में नील उगाने वाले यूरोपियनों तथा बंगाल के कृषकों के मध्य भयंकर झगड़े हुए। मामले की जांच के लिए आयोग नियुक्त किया गया। अंत में इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि दीवानी समझौतों को पूरा करने में इनकार करने के कारण किराएदार एवं फौजदारी अभियोग नहीं चलाना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग के संबंध में यह बात सही है कि कोई भी गवर्नर जनरल बौद्धिक गुणों में उससे आगे नहीं बढ़ सका। यद्यपि वह बहुत कठोर था, लेकिन उसके कर्तव्यपरायणता, सौजन्यता, उदारता की भावना थी। ये तो हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न उठा के। लेकिन अगर यूपीएससी की एग्जाम में आ जाता है कि लॉर्ड कैनिंग के प्रमुख सुधारों का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर कुछ अलग होगा। जैसे कि लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया। सेना के पुनर्गठन के अंतर्गत हम बात करते हैं आगे। 1857 के विप्लव से पूर्व भारत में अंग्रेजी सेना दो भागों में विभाजित थी। एक कंपनी की रेजिमेंट कहलाती थी, मतलब जो पहली कंपनी की थी सेना उसको रेजिमेंट बोलते थे, जिसमें समस्त सैनिक भारतीय थे किंतु अफसर अंग्रेज हुआ करते थे। दूसरा क्वीन रेजिमेंट कहलाती थी, जो दूसरी सेना थी उस क्वीन रेजिमेंट कहलाती थी, जिसमें समस्त सैनिक एवं अफसर अंग्रेज थे। क्वीन रेजिमेंट के सैनिकों को कंपनी रेजिमेंट की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता था एवं अन्य सुविधाएं भी प्राप्त थी। मतलब कि दोनों के कंपेयर में अलग अलग मतलब भेदभाव यहाँ से स्टार्ट था। विद्रोह समाप्ति के पश्चात कैनिंग ने सेना के इस विभाजन को समाप्त कर दिया। जब कैनिंग वहाँ के वायसराय बने तो उन्होंने ही इस पूरे मतलब कि दोनों सेनाओं को मतलब एक मिला दिया और उसको ख़त्म कर दिया। क्वीन रेजिमेंट के सैनिकों ने इस निर्णय पर विरोध किया। अब भाई विरोध तो होगा ही, अब जहाँ आपको ज़्यादा पेंशन और ज़्यादा पैसे सुविधा मिल रही है तो आप विरोध तो करेंगे ही। इस पर कैनिंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सैनिक नए संगठन के रहने के इच्छुक नहीं हैं वो वापस इंग्लैंड जा सकते थे। मतलब कि जो वो सब इंग्लैंड वाले सैनिक थे इंग्लैंड के, तो वो कैनिंग ने बोला कि अगर आपको यहाँ पे नहीं रहना है तो आप जा सकते हैं। इस प्रकार कैनिंग ने सेना को एक कर दिया। इसके बाद उसने कुछ सैनिक टुकड़ियों में पूर्ण रूप से अंग्रेज सैनिकों को रखा और कुछ में पूर्ण रूप से भारतीय सैनिकों को रखा। भारतीय सैनिकों के टुकड़ियों में राजपूतों, मराठों, सिखों, गोरखाओं आदि की भी अलग अलग टुकड़ियां बनाई। अर्थात भारतीय सैनिक की टुकड़ियां का गठन जातिगत आधार पर किया गया। मतलब अलग अलग जातियों के आधार पर, जैसे एक में राजपूत थे, एक में मराठा थे, एक में सिख थे, गोरखा थे, इस तरह के। भारतीय सैनिकों के दस्तों या टुकड़ियों की अपेक्षा अंग्रेज सैनिकों के दस्तों को वेतन, अधिकार, सुविधाएं एवं पेंशन आदि अधिक देना तय किया गया। परिणामतः भारतीयों एवं अंग्रेजों के बीच गहरी खाई तैयार हो गई। मतलब जो काम भारतीय भी कर रहे हैं वही काम अंग्रेज वाले सैनिक भी कर रहे हैं, तो अलग अलग वेतन और अधिकार क्यों दिए जाएं, इसलिए भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में युद्ध छिड़ गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। इसके बारे में बात करते हैं। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को कानून बनाने के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए। वायसराय को अपने काउंसिल के सदस्यों में कार्य विभाजित करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम से पूर्व समस्त शासन एक ही कील पर घूमता था, किंतु अब शासन को अलग अलग विभागों में बांटा गया तथा काउंसिल, जिसको परिषद के नाम से जाना जाता था, के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभागों के लिए उत्तरदायी बना दिया गया। परिषद के सदस्य अपने विभागों से संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय ले सकते थे, मतलब उस पर अपनी सुनवाई कर सकते थे। केवल नीति संबंधी मामले ही वायसराय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे
तथा मतभेद होने की स्थिति में मामला परिषद के समक्ष रखा जाता था। इस अधिनियम से शासन का विकेंद्रीकरण आरंभ हो गया था, किंतु इस अधिनियम से वायसराय और उसकी कार्यकारिणी की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। एक प्रक्रियावादी कार्य ये किया गया कि इस अधिनियम द्वारा वायसराय को जरूरत पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। शासन के इस विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीयों को ब्रिटिश शासन से संबंध कर दिया गया, मतलब एक कर दिया गया, परंतु वे कार्यकारिणी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, भूमि व्यवस्था में परिवर्तन। लॉर्ड कैनिंग ने भूमि व्यवस्था में परिवर्तन क्या क्या किया। विप्लव के बाद कैनिंग ने ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भारतीय कुलीन वर्ग, राजाओं, जमींदारों एवं तल्लुकदारों का समर्थन प्राप्त करने का निश्चय किया। भारतीय शासकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने आगरा एवं लाहौर में दरबार आयोजित किया और विप्लव काल में अंग्रेजों की सहायता करने वाले राजाओं को पुरस्कृत भी किया। मतलब 1857 की क्रांति जब हुई थी उसमें जो जो अंग्रेजों के साथ में उनका सपोर्ट किए थे उनको पुरस्कार भी दिया। अवध के ताल्लुकदारों को अपने ताल्लुक में मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया ताकि वे अंग्रेजों के समर्थक बने रहें, मतलब कि भारतीयों को अपने पास में मिलाना चाहता था अपने गुट में। उसने बंगाल के जमींदारों को भी छोटे छोटे मुकदमे तय करने का अधिकार दिया। इसी प्रकार की नीति पंजाब, मध्य प्रदेश, जिसका उस समय का नाम मध्य प्रांत था, उत्तर प्रदेश, उस समय का नाम उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, पश्चिमी प्रांत में भी लागू की गई। कैनिंग ने इस नीति से भारत के उच्च वर्गों का समर्थन प्राप्त कर लिया, परंतु किसानों का शोषण आरंभ हो गया। भारत में जमींदारों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। ऐसी स्थिति में 1859 में बंगाल किराया अधिनियम, याद कर लीजिएगा, 1859 में बंगाल किराया अधिनियम स्वीकृत किया गया। ये अधिनियम आगरा, अवध, बिहार और मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, जो उस समय नाम मध्य प्रांत था, में भी लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जिन किसानों का 12 वर्ष से किसी भूमि पर अधिकार था उन्हें उस भूमि का अधिकारी स्वीकृत कर लिया गया था तथा किसानों द्वारा जमींदार को दी जाने वाली लगान की राशि भी निश्चित कर दी गई। इस निश्चित लगान में कानूनी अदालत की अनुमति के बिना वृद्धि नहीं की जा सकती थी। जिन किसानों के पास 1793 से भूमि थी, मतलब सन 1793 से जिन भूमि थी, उनका किराया किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसानों को लगान वृद्धि से बचाना था, किंतु जमींदारों ने इसके निर्णयों का पालन नहीं किया, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ता गया। 1861 ईस्वी में बेयर्ड स्मिथ ने बंगाल की अस्थायी भूमि व्यवस्था को, जिसको अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, सारे भारत में लागू करने का प्रस्ताव रखा। उस समय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, किंतु लॉर्ड मेयो के समय में इस प्रस्ताव का विरोध किया गया तथा लॉर्ड रिपन के समय में इस प्रस्ताव को पूर्णतः छोड़ दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट के संबंध में, वित्तीय नीति जो है। लॉर्ड कैनिंग ने वित्तीय नीति में क्या क्या परिवर्तन किए। लॉर्ड कैनिंग की सरकार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। इसका यह कारण था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत धन समाज सुधार कार्य में खर्चा हो गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही धन समाज सुधार कार्यों में खर्चा हो गया था। अब जहाँ युद्ध होगा वहाँ तो धन की खपत तो होगी। उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता खर्च को कम करना तथा आय में वृद्धि करना था। अतः कैनिंग ने बहुत से फौजी दस्ते समाप्त कर दिए। इंग्लैंड का एक महान शास्त्री जॉन विल्सन 1859 में भारत आया, परंतु भारत आगमन के 1 वर्ष के बाद कम ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। उसके काम को सैमुअल लैंग ने जारी रखा। अपनी मृत्यु से पूर्व विल्सन ने 3 नए करों को लगाने की सिफारिश की थी, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक आयकर था, दूसरा व्यापार तथा भिन्न पेशों पर लाइसेंस कर था, तीसरा घरेलू तंबाकू पर चुंगी था। चुंगी कर कहते थे लेकिन छोटा होता था इसलिए चुंगी बोला जाता था।
जैसे आजकल कहीं कहीं रोड बनती है या पुल पुल पे चुंगी लिया जाता है, वो चुंगी टैक्स होता है। आयकर का प्रस्ताव प्रयोग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये वार्षिक 500 रुपये से अधिक की आय पर 5 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से लगाया गया। विल्सन ने 10% के हिसाब से एक जैसे आयतकार की स्थापना की। नमक पर कर लगाए जाने का सुझाव रखा गया। विल्सन तथा लैंग के सुधारों का परिणाम यह हुआ कि कैनिंग जब भारत से रवाना होने लगे तब घाटे का बजट नहीं था, मतलब कि अब अर्थव्यवस्था एकदम संभल गई थी, कहीं से घाटा नहीं हो रहा था जब कैनिंग भारत से इंग्लैंड जाने लगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, 5वां पॉइंट। इनके द्वारा कुछ अन्य सुधार भी किए गए थे। लॉर्ड कैनिंग ने न्याय एवं पुलिस विभाग में भी कई सुधार किए। इस समय कानूनों की संहिता बनाई गई। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता, जो कि 1858 में बनी थी, कुछ आवश्यक परिवर्तनों के पश्चात कानून बन गया। उसने सार्वजनिक हित के लिए कई कार्य किए। उसके समय में अनेक सड़कों, रेल मार्गों एवं नहरों का निर्माण करवाया गया। शिक्षा संचालक के नियंत्रण में शिक्षा विभाग खोला गया तथा लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। 1861 में आगरा तथा अवध के उत्तर पश्चिम प्रांतों में तथा पंजाब एवं राजपूताना के कुछ भागों में एक अत्यंत भयंकर अकाल आरंभ हो गया, जिससे जनसंख्या का लगभग 10% भाग समाप्त हो गया। कैनिंग ने पीड़ितों की सहायता के लिए बहुत सा धन खर्चा किया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग अपने देश इंग्लैंड वापस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसकी नोट्स चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसी ही नोट्स चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।